हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी तक मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, जब चैनल मैंने स्टार्ट ही किया था एकदम, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स कराया था आपको। तो उसमें मैंने आपको अमीनो एसिड का पूरा पोर्शन कवर करवा दिया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ के नहीं भी जा रहे हो तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि देखो ज्यादा ना लेंथी नहीं होते हैं। अगर आप वीडियोस भी देखोगे अमीनो एसिड्स की 3 वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप पूरा कंप्लीटली देख लोगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अमीनो एसिड्स वाले। ऐसे ही जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, या तो अमीनो एसिड का आता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर न्यूक्लिक एसिड का। तो इसको करने में आपको 2 आवर्स लगा लो, मैक्सिमम 2 आवर्स ईच। तो अगर ऐसा करके आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो पेपर में, तो आई डोंट थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप पढ़ सकते हो। अब ना एक बात मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ कि मुझे भी चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं। बट मुझे लगता था कि हर बार क्वेश्चन तो इससे आ ही रहा है, तो 4 मार्क्स चाहे मेरा कोई बड़ा सा चैप्टर पढ़ के आए, एक ही बात है, या फिर इससे पढ़ के आ जाए। तो मैं ना मतलब ऐसे चैप्टर के मतलब छोटा छोटा करके जो भी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से आपको पढ़ाती हूँ, और वैसे ही मैंने भी पढ़ा ये वाला चैप्टर। तो अभी स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने अमीनो एसिड्स वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जितना भी आपको टाइम निकाल के आप बना सको, मतलब देख सको तो देखो, आपको ना मतलब वेस्ट नहीं लगेगा टाइम। अब स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हाँ, एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ एक बारी। जितना मैंने आपको बोला है मई तक मैं खत्म करवा दूंगी, तो बिल्कुल खत्म करवा दूंगी। बट यस, एक है कि बीएचयू का पेपर है, अभी एमएससी एंट्रेंस वाले बच्चे भी हैं, वो भी देख रहे हैं वीडियोस, तो उनके लिए भी है कि जो ये वाला पोर्शन है ये कॉमन रहता है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कल जो वीडियो आएगी वो वाइब्रेशनल या फिर ग्रुप थ्योरी में से किसी की आएगी, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स। देखो हमें ना कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं आपको बोलूं कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ ड्रॉ करना, ऐसे ही कुछ करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा ही है बुक्स में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, अगर मैं आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर लिख के दे दूं, सपोज ऐसे CHO OH OH CH2OH, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मॉलिक्यूल एक कार्बोहाइड्रेट है, तो आप में से मैक्सिमम, या फिर मैं भी इंक्लूडेड, हम में से क्या बोलेंगे मैक्सिमम कि ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये वाला नहीं है। जबकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इसमें फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ये क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब हाँ, एक और बात, अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो फिर तो आप इजिली इसको कन्वर्ट कर लोगे, और आपको कन्वर्ट करना आना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, क्या होता है जनरली जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट होती है आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आप पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल, आप देख सकते हो। तो अब देखो ये दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में सिखा चुकी हूँ, आप कन्वर्ट करके इसको देख सकते हो। बट मेरी इंटेंशन ये थी कि ऐसा मॉलिक्यूल देखने के बाद ये ना हो कि आपको हमेशा सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए मिलते थे कार्बोहाइड्रेट, तो इस वाले को हम पहचानने से मना कर दिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अच्छा एक और बात, आप ना कई बार मुझसे पूछते हो कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो आप, या किस तरह से बनाने चाहिए, पर हमें बता दो। तो देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बस साथ वही लिखते जाओ, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ। जितना थ्योरी वाला पोर्शन हो सकता है, कई बार क्वेश्चन करते टाइम आप कुछ नई चीज दिख जाए तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। बट ऐसे ना पूरी लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बस यही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके लिए डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, और कोई ऐसा एल्डिहाइड हो जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हुए जिस मॉलिक्यूल में, उसको हम बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, OH ग्रुप, तो ये क्या है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही ये भी क्या है कार्बोहाइड्रेट। एक और बात होती है, कई बार क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हाइड्रोलिसिस करके हमें ये मिल जाए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। अगर हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका एग्जांपल क्या है,
इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। ये आपने पढ़ा भी होगा अपने बीएससी एमएससी लेवल पर। तो सुक्रोज अभी लेके चलते हैं, बाकी की डिटेल में तो हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे फ्लो में आएंगे चैप्टर में वैसे। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ग्लूकोज, मैनोज या फिर गैलेक्टोज आपने पढ़ा होगा, फ्रक्टोज आपने पढ़ा होगा। वो सारे किसके एग्जाम्पल है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा मोलिक्यूल, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो बस इतनी सी थ्योरी कंप्लीट होती है। एक और बात, अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कई बार हमारे पास एनालिसिस के लिए आता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में। रीजन क्या है? इतने सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो वाटर के पास क्या है? ये तो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि इतने सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बस एक ये वाली प्रॉपर्टी आपको लैब में यूजफुल हो सकती है जब आप कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है ताकि आगे हमें क्लैरिटी रहे। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। अब ना एक और बात, आपसे ये सब चीजें कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा आपसे CSIR नेट में या फिर BHU के पेपर में भी, या फिर कोई भी आप MSc एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई नहीं पूछेगा कि जो इसी क्लासिफिकेशन मतलब किस तरह से होती है, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड क्या होता है। बट इसको यूज करके, इन टर्म्स को यूज करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसमें भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आता है। सपोज पूरा आपको एग्जामिनर ने दिया है कोई भी डाइसेक्राइड प्रेजेंट है, डाइसेक्राइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, वहां से 2 शुगर मिल गए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्म्स क्लियर हो, कैसे कैसे नाम होते हैं इनके, किस तरह से होता है, वो सारी चीजें क्लियर हो, इसलिए ये वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। सबसे पहले क्या है इसमें? मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें एक ही शुगर यूनिट होती है। मोनो से पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल शुगर यूनिट। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास मोनोसेकेराइड। अब होते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स एग्जाम्पल क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? और हाँ, एक और बात, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है, मतलब एक ही शुगर यूनिट होती है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। हाइड्रोलिसिस, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब ये है डाइसेकेराइड्स, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, ये वाले एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास डाइसेकेराइड्स के। और इनका क्या कर सकते हैं? हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जो डाइसेकेराइड्स हैं, अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस कर दूं यहाँ पर, तो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेंगे? मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स का मतलब होता है 2 शुगर यूनिट्स अटैच होती हैं आपस में, और उनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड्स। तो इनके हाइड्रोलिसिस में मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज और माल्टोज। इनके स्ट्रक्चर में मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 1 से 2 से भी ज्यादा अगर यूनिट्स होंगी शुगर यूनिट्स, तो उनको हम बोल देंगे पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम्पल क्या होता है? आपने सुना भी होगा सेल्यूलोज, स्टार्च। ये दोनों बहुत ही कॉमन रहते हैं और जनरली बार बार रिपीट भी होते हैं, या फिर अमाइलेज भी होता है, बट कोई बात नहीं, वो यूजफुल नहीं है। सेल्यूलोज और स्टार्च, इतना हमें पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में हमें कहीं दिख जाए और गलती से पूछ ले कि किस तरह का है कार्बोहाइड्रेट, तो हम बता पाए कि ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी हमें मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, या फिर हो सकता है इसके हाइड्रोलिसिस से कुछ तो हमें मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिले और हो सकता है कुछ डाइसेकेराइड यूनिट्स भी मिल जाए। तो ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। अब जो नेक्स्ट वाली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इस पे क्या होता है? एल्डोज। अब जो ये वर्ड है एल्डोज, इसको मैं 2 तरह से ब्रेक कर सकती हूँ। एक तो ये वाला वर्ड है एल्ड और ये ओज। ये किससे आया है? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड होगा उसमें मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, और OSC का मतलब क्या होता है? शुगर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा है, जैसे जो ग्लूकोज होता है, इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो एग्जाम्पल है, मतलब ग्लूकोज एक
होता है, लेकिन वो साथ में क्या है, उसको हम एल्डोज की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एल्डोज शुगर क्या होती है, ऐसे शुगर जिनमें क्या होता है हमारे पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एल्डोज। उसका बी टाइप है कीटोज। इसमें क्या होगा हमारे पास कीटोन वाला CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। मैं अभी आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया एग्जाम्पल किसका, एल्डोज का, और फ्रक्टोज हो गया है एग्जाम्पल कीटोज का। ठीक है, यहाँ पे भी KET का मतलब क्या है, कीटोन, और OSC का मतलब शुगर। ये थी सेकेंड क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें थर्ड क्लासिफिकेशन की, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे सपोज करो यहाँ पे कितनी कार्बन है, इस वाले में जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, जब 4 कार्बन प्रेजेंट तो उनको बोलते हैं टेट्राओल्स। ऐसे ही अगर कहीं पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे ट्रायोल्स। ठीक है, ऐसे ही पेंटोस, हेक्सोस, इस तरह से हम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जितनी भी होंगी उसके पीछे लगा देते हैं, जैसे ट्रायोल्स, इस तरह से हम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डी या फिर एल। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन होती है एल। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो सारे होते हैं एल, और जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन सभी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स में डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल नहीं होती है। इसको याद कैसे करेंगे, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास डी आता है, एल नहीं आता है, इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, डी। ठीक है, तो जितने भी नेचुरली अकरिंग होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही डी रहेगी। और डी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा CH2OH, यहाँ पर मैंने लिखा है CHOHOH। अब आपको अगर इसमें बताना है डी या एल कौन से वाला है, तो आप क्या बोलोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डी। वो हम कैसे देखते हैं, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होती है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो ये OH होता है, इसको हम देखते हैं। अगर OH राइट साइड पर होता है, जैसे सपोज यहाँ पर है, तो अगर लेफ्ट साइड पर होता, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो बोलते हैं हम एल। अगर राइट हैंड साइड पर है तो क्या होगा, डी। तो जितनी भी होंगे, बाकी सारी चीजें चाहे चेंज हो जाए, बट ये वाली चीज जो होती है वो कॉमन रहती है। सारे क्या होता है, नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर डी इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से होते हैं हमेशा कि H और OH मिलेगा आपको, ये क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो बस इस वाली बात को भूलना नहीं है, एग्जाम में काम आएगी। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर और नेम्स आपको याद कैसे करने हैं, उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कई बारी आपको एग्जामिनर स्ट्रक्चर में फंसा दो, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता है तो। नहीं तो कई बार स्ट्रक्चर की वजह से भी क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो मैनोज शुगर होती है, मैनोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैनोज शुगर में सेकेंड कार्बन आर होता है या फिर एस। अब आप पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ के गए हो, बट आपको मैनोज का स्ट्रक्चर नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है, शायद डी राइबोस का पूछा हुआ था कि सारे कार्बन पे मतलब आर और एस नोमेनक्लेचर निकालना था। अगर आपने पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है, आपको आरएस निकालना आता है, बहुत अच्छे से निकालना आता है, बट आपको मैनोज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबके स्ट्रक्चर्स लिखना। आपको मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ट्रिक बताती हूँ इसकी। जैसे जैसे लिख रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, आपको अच्छे से एकदम याद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे लिखते हैं, गेट कैपिटल लिखते हैं, गेट रेक्सिल। कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए इसको भी डाल देते हैं, गेट रेक्सिल। गेट रेक्सिल का मतलब क्या है, यहाँ पर है जी, आपको इस तरह से लिखना है। गेट की स्पेलिंग जो होती है, गेट गोट वाला गेट बोल रही हूँ, GET। ये गेट यहां से ऐसे, उसके बाद रेक्सिल, बस ये याद कर लो, गेट रेक्सिल। अब क्या कर रहे हैं, ये जी है, उसके बाद ET और यहाँ पर E से रेक्सिल ऐसे, बस इतना याद हो जाएगा, बहुत इजी है याद करना। तो गेट रेक्सिल आपको याद करना है, बस इस तरह से याद करो। उसके बाद अभी सिर्फ इतना ही सीखते हैं, कैसे करेंगे।
सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है शुगर की, आपको सिर्फ वो याद रखनी है, और जो कि डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जनरली हम शुगर केमिस्ट्री में ही यूज करते हैं। तो वहां पे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जब हम डी और एल की बात कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, तो रेफरेंस यूनिट क्या होती है? रेफरेंस यूनिट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि जो आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हो उसकी रेफरेंस यूनिट क्या होती है। तो रेफरेंस यूनिट होती है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आप डी नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि जितने भी होते हैं शुगर्स वो सारे क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से तो ये तो स्ट्रक्चर आपको पता होना ही चाहिए। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इतना याद करना इजी है, आपको पता भी होगा। ऊपर लगाना है CHO, जो कि सारे शुगर्स में हम CHO को ऊपर ही रखते हैं और नीचे रखते हैं CH2OH। बस बीच वाले को देखना है। अभी तो सिर्फ 3 ही कार्बन है, और क्योंकि सारे डी होते हैं तो OH क्या होगा? राइट हैंड साइड पर आएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो जहां मैंने गेट रेक्सल लिखा था, यहाँ पे G का मतलब है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको E और T लिखाया है। जो E है उसका मतलब होता है एरिथ्रोज, और उसका मतलब होता है थ्रियोज। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी पढ़े हैं, मतलब पहले नहीं पढ़ा कभी, तो भी आपने ये दोनों टर्म्स पढ़ी होंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री में। एरिथ्रोज का मतलब क्या होता है? सेम साइड पर होते हैं OH, और थ्रियोज का मतलब ऑपोजिट साइड पर होते हैं। बट आपको ये भी याद रखने की नीड नहीं है। ट्रिक सुनो ध्यान से। ये वाली जो लिखी है मैंने यहाँ पर, देखो अपना इंक्रीज होता जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है 3। अब जो नेक्स्ट वाली चेन आएगी, जो नेक्स्ट वाली ब्रांच इसकी बनेगी, उसमें इसमें 3 कार्बन, इनमें 4 कार्बन, इनमें 5 कार्बन, और 6 वाले अभी हम सीखेंगे। तो पहले देखो 4 कार्बन लाने हैं, तो ये जैसा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको वैसे का वैसे आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पर ये। और उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया CH2OH। जैसे आपको लिखा हुआ है स्ट्रक्चर पहले ये वाला, वैसे ही आप दोनों साइड पे लिख देंगे। तो भी क्या है? दोनों ही साइड में क्या लिखा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो चेंज कहां पर आना है। आपको ना H को पकड़ना है। अभी जैसे मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आपको दिख रहा होगा ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर और ये है मेरे राइट हैंड साइड पर। तो आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि अभी जो ये वाला हमने मॉलिक्यूल लिखा था वापस से यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगी? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि मैं H को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखूंगी और यहाँ पर लिखूंगी इसको, यहाँ पर OH को। आपको ये तो पता है कि H और OH ही लगाना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो H जो होगा वो आप लेफ्ट साइड पर लगाएंगे, इसमें क्या होगा? राइट साइड पर। ठीक है, इतना इजी है। कुछ भी नहीं किया मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड को वापस ऐसे कैसे लिखा, और सिर्फ इतना ध्यान दिया कि जो लेफ्ट साइड पर है वहां पे मुझे H लेफ्ट साइड पर लगाना है, और जो ये वाला पार्ट है राइट साइड पर मुझे H लगाना है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितनी होगी? 1 2 3 4। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। तो ये हमारा जो गेट मैंने आपको लिखवाया था ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, थ्रियोज। ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी क्या है? अभी मुझे करना है रेक्सल, RAXL। तो देखो यहाँ से 2 बनेंगे और यहाँ से भी हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर जो भी आएगा उसका नाम स्टार्ट होगा R से, इसका स्टार्ट होगा A से, इसका X से, रेक्सल L से। R से क्या होता है? राइबोस, A से अरेबिनोस। ये सब के आगे D लगा दो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा। X से क्या होता है? X से होता है जाइलोस, आगे लगा देंगे D, और ये हो गया डी जाइलोस। L से होता है लाइक्सोस, ऐसे। ठीक है, याद करना इजी है। अगर आपको फर्स्ट लेटर याद होगा, इन सबका फर्स्ट अल्फाबेट याद होगा, तो आप इजीली इनके नाम लिख सकते हो, क्योंकि नाम तो हमने फिर भी सुने होते हैं। अगर हम एक बार भी रीड कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं इनको। अब आपको क्या करना है? इससे हमारे पास 2 ब्रांच बननी है इसकी। तो क्या करेंगे? जैसा कि लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे पहले तो लिखेंगे। यहाँ पर CHO, जैसे यहाँ पर CH2OH, जैसे भी ऊपर था मैं वैसे ही वापस लिखूंगी। इधर H, इधर OH, इधर पर H, इधर OH। जैसे था वैसे ही लिखा है, और यहाँ पर भी मैं जैसे है वैसे का वैसे लिखूंगी। OH, OH, यहाँ पर H, और नीचे आएगा CH2OH।
जैसे था वैसे ही लिखा है, अभी तो कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर एच लगाएंगे और यहाँ पर OH, क्योंकि ये वाला राइट साइड पर है। क्योंकि देखो मैं आपको लेफ्ट हैंड ऐसे बोल रही हूँ कि पहले मेरे पास ये वाला मोलिक्यूल था, इससे मैंने 2 बनाए। अब जो ये 2 मैंने बनाए हैं, एक लेफ्ट साइड पर है एक राइट साइड पर है। लेफ्ट वाले में लेफ्ट पर OH, लेफ्ट पर H लिखेंगे, राइट वाले में राइट साइड पर H लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब इसके 2 ब्रांचेस होंगी, ये वाली राइबोस और अरेबिनोस। तो जो लेफ्ट वाला है मैं लेफ्ट पर लिखूंगी H और यहाँ पर राइट साइड पर H लिखूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ये क्या था, ट्रायोस। जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हम एग्जाम्पल है ट्रायोस का, डी एरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्राओस। और जो ये मैंने लिखे हैं राइबोस और अरेबिनोस, ये किसी एग्जाम्पल है क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंटोस। जैसे मैंने ये बनाया है वैसे आप वो लिखो, फटाफट से लिख लोगे, बहुत इजी है। जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मुझे बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ पर ऐसे CH2OH और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है H, यहाँ पर OH, ऐसे यहाँ पर OH, यहाँ पर H। जैसे था वैसे यहाँ पे कॉपी किया है, फिर से एक बार यहाँ पर भी कॉपी करते हैं। CH2OH HOH और यहाँ पर HOH, जैसे था वैसे ही लिखा है। और फिर से क्योंकि 2 ब्रांच आ गई तो फिर से लेफ्ट राइट करेंगे। ये वाली लेफ्ट है तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पर H और ये मतलब राइट साइड पर H। बस ये हो गया, ठीक है। इतना बहुत इजी था। अब जैसे इसकी 2 ब्रांचेस बनी, फिर इन दोनों की 2 ब्रांच बनी है, ऐसे ही फिर अब इसकी 2 ब्रांचेस बनेगी, इसकी भी 2 ब्रांचेस बनेगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अब उसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है बोर्ड में, ऊपर वाला मुझे रब करना पड़ेगा। बट आप ट्राई करना कि एक नोटबुक पर एक पेज पर ही लिखो इसको, ठीक है, ताकि याद करना आपको इजी हो जाए। अभी देखो ये 4 हमने डिराइव करे थे पेंटोस। अब हमें क्या करना है, 6 कार्बन बनानी है, इससे मतलब एक कार्बन और एक्सटेंड करनी है, उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोस। अब आपको याद कैसे रखना है, एक लाइन में यहां पर लिख रही हूं, ऑल एल्ट्रोस ग्लाइडली मेक गम इन जाइंट टैंक्स, ठीक है। कोई सेंस नहीं बन रही है बट याद करने के लिए बहुत सही है। ऑल एल्ट्रोस ग्लैडली मेक गम इन जाइंट टैंक्स। अब इनको यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसके मैंने आपको बोले हमें 2 ब्रांचेस इसकी बननी है, ठीक है। तो 2 कौन सी, स्टार्टिंग वाली 2 बन जाएंगी, ये वाली, एक ये और एक ये। पहले इसी का बना लेते हैं, डी आइबोस की 2 ब्रांचेस बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये किसके लिए, ये है हमारे पास डी एलोस, इससे हम याद रखेंगे, ऑल से याद करेंगे। यहां से जो मैंने लिखा है एल्ट्रोस वही होता है नाम की, डी एल्ट्रोस, ये है शुगर का नाम। क्योंकि इससे डिराइव होने तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर क्या है, तीनों ही OH सेम साइड पर है, ऐसे है। इसको मुझे फिर से एक बार कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल सेम रखना है। ऐसे आपने जैसे ये ड्रॉ किया इसको, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। फिर से क्या करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है तो क्या करेंगे, H को रखेंगे लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर जो ये ऐसे है तो H को रखेंगे राइट साइड पर, बाकी जो बच गया वहां पर लगा देंगे OH। तो ये राइबोस से हमने 2 डिराइव कर लिए, एलोस और एल्ट्रोस। इस तरह से हमारे पास हो गए। ऐसे ही जो अरेबिनोस होता है उसके हमारे पास 2 होते हैं, G4 ग्लूकोज, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं हम, ग्लूकोज, और M से क्या होता है, मैनोस। अभी एक टर्म और मुझे याद आ रहा है कि एपिमर्स आपने पढ़ा होगा पहले, स्टीरियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है। अभी हम देखते हैं कि एपिमर्स क्या होते हैं, अभी पहले ही बना लेते हैं ये। आप क्या करोगे, डी अरेबिनोस से आपके पास 2 डिराइव होने हैं, ग्लूकोज और मैनोस। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर जिससे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दो यहाँ पर, ऐसे OH OH H, ऐसे ही जैसे भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही वापस लिख दो और यहाँ पर हो गया CH2OH। ऐसे ही फिर से एक बार कॉपी करना है, ऐसे आपने किया, ऐसे करके जैसा भी स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही करना है। और एक 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। आपको एग्जाम
एग्जाम में पूरा पूरा लिखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, अभी लेफ्ट साइड पर है तो यहाँ पर लगाओगे H, यहाँ पर OH, ये राइट साइड पर है तो राइट साइड पर H लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और ये हो गया हमारे पास मैनूज का। अब जो साइलोज है मैं सारे करके दिखाऊं, आप कर लोगे इसको। देखो आपको बिल्कुल वैसे करना, आपको बता देती हूँ। ये G4 क्या है, ये है ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और इनसे क्या है इंडोज, डी, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये G, ये क्या है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और जो ये T है ये क्या है टेलोज, TALLOS, टेलोज। इन सब के आगे D लगा हुआ है क्योंकि सारे ये क्या है डी शुगर्स। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लिखेंगे दोनों बार। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर लगाएंगे HOH, तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका बन गया है, ये स्ट्रक्चर हो गया है डी ग्लूकोज का। और अगर मैं इसको यहां पर लगाऊं H और यहां लगाऊं OH, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया है, डी इंडोज का। ठीक है, ऐसे ही डी लाइजोज से आप दोनों स्ट्रक्चर को सेम लिखोगे। लेफ्ट साइड पर H लगाओगे और राइट वाले में राइट साइड पर H लगाओगे, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपके स्ट्रक्चर सारे बन गए हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्सोज। ऐसे करके आपका हो गया हेक्सोज। बस आपको ये सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए। अब मैंने आपको ना एक ट्रिक पहले भी बताई थी, मैं फिर से बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई भी शुगर गिवन है, सपोज मैनूज आपको गिवन है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि इसके सेकंड कार्बन पे R या S, मतलब R या S कौन से वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आप क्या करोगे, सेकंड कार्बन मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर में जब हम प्रायोरिटी देते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। मतलब इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये है अपनी 6th कार्बन। अब एग्जामिनर ने पूछा हुआ है मैनूज में सेकंड कार्बन पर R कॉन्फ़िगरेशन है या फिर S, कैसे करोगे, पूरा निकाल के देखने की बिल्कुल लेट नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर ऊपर की साइड आपको दिया हुआ है CHO और सबसे नीचे लिखा हुआ है CH2OH, तो यहाँ पर जितने भी जितने मर्जी OH हमारे पास हो, अगर OH राइट साइड पर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी R, और अगर OH लेफ्ट साइड पर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी S। अगर OH राइट पर है तो R, लेफ्ट पर है तो S। इसमें देखते हैं, लेफ्ट साइड पर OH है S, लेफ्ट साइड पर है S, राइट साइड पर OH है R, राइट साइड पर OH है R। इस तरह से हम करते हैं। जैसे मुझे ग्लूकोज की निकालनी है तो ये क्या है, राइट साइड पर R, लेफ्ट साइड पर S, राइट पर R, R। आप जिसकी मर्जी निकालो, रैंडमली किसी की भी निकाल दो। ये क्या है, लेफ्ट साइड पर है S, राइट पर है R, राइट R। इस तरह से हम निकालते हैं। अब ना ध्यान से एक टर्म मैंने आपको बताई थी, एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, सबसे पहली बार जो एपीमर्स होते हैं वो आपस में होते हैं डायस्टीरियोमर्स। अगर आपने मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले वीडियोस देखे हैं तो आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे। जितने भी एपीमर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो ध्यान से देखो, जो एपीमर्स होते हैं ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर अलग हो कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब जगह पे सेम हो। मतलब सिर्फ किसी एक कार्बन पर सेम होनी चाहिए, बाकी सारी डिफरेंट। एक सेकेंड, किसी एक कार्बन पर डिफरेंट होनी चाहिए और बाकी सारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी R है, ये S है, S S R R R और R। इसमें क्या है, देखो 3 कार्बन तो सारे सेम होंगे, सिर्फ एक पे डिफरेंट है। यहाँ पर R है और यहाँ पर S है, इसलिए ग्लूकोज और मैनूज आपस में क्या है, एपीमर्स। तो एपीमर्स वो होते हैं जिनमें एक कार्बन पर डिफरेंट हो और बाकी सारे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइबोज और अरेबिनोज की, क्योंकि हमने डिराइव कहां से किए थे, ये एरिथ्रोज से। तो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, ये तो दोनों में सेम रहेगा। तो अगर ये वाले RR कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर ये S है तो यहाँ पे R होगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, एपीमर्स। ठीक है, अब अगर आपको कंपेयर करना हो राइबोज और ग्लूकोज का, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आपको कुछ नहीं करना। राइबोज और ग्लूकोज में क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन से सेम नहीं है तो आपस में एपीमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर अच्छे से एकदम अच्छे से कर लेना स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रिएक्शंस। अब मैं डायरेक्टली रिएक्शंस पे आऊंगी, किस तरह से हम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।